हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सीजीएल के इस प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में। आज हम जीके जीएस का पांचवा प्रैक्टिस सेट करेंगे और इसमें भी हम सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ही लेकर आए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा अगर आपको और भी ज़्यादा अच्छी तैयारी करनी है या आपके यहाँ से कोई यूपी बोर्ड में क्लास 9 से 12 के बीच में पढ़ रहा है, उसके लिए भी आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो आप इस एडीए यूपी बोर्ड को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर ऐसे अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एडीए एसएससी को। और अगर आप इस पे जुड़े हुए हैं आज़ाद डिजिटल अकेडमी पे, तो इस पर आपको एसएससी का हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हो या फिर यूपी बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का, किसी भी बोर्ड का आपके एग्ज़ाम्स हों, सारे का सारा कंटेंट आपको इसी पे मिल जाएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तब तक आप लोग भी क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं संरचनात्मक रूप से प्रोटीन की एक आंतरिक रूप से समर्थित होती हैं, जिन्हें निम्नलिखित के रूप में जाना जाता है। आपके ऑप्शन दिए हैं साइटोस्केलेटन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम्स। अगर हम बात करें जो भी हमारी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो किससे समर्थित होती हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साइटोस्केलेटन। क्या हो जाएगा? साइटोस्केलेटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें इसमें ये जो कोशिकाओं के बारे में कहा जा रहा है, सेल्स जो होती हैं ये असल में क्या होती हैं? सेल्स की बात करें, हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिका यानी कि जो सेल होती है, इस सेल से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको बता रखी हैं। हमारे जो ब्लड होते हैं, हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड में कौन कौन सी वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल पाई जाती है। अगर रेड ब्लड सेल का अगर पूछ दिया जाए आपका जीवन काल कितना होता है, जीवन काल उसका कितना होता है, लगभग 120 दिन होता है इसका। अच्छा, सेल होती क्या है, पहले इसकी बात करें। सेल की अगर बात करें, जो हमारे जीवन की ये सबसे संरचनात्मक इकाई, सबसे सूक्ष्मतम इकाई, सबसे छोटा हिस्सा होता है। अगर मान लेते हैं ये बोर्ड बना के तैयार किया गया है, ये इतना बड़ा बोर्ड बना है, तो इस पर जो छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ के ही तो इसका एक बड़ा आकार बन के तैयार हुआ होगा। इसी तरह से हमारा जो शरीर होता है या हमारा जीव जंतुओं का शरीर ले लें, जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। यानी कि हमारे जीवन की जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है, सबसे छोटी जो इकाई होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो इसमें ज़रा लिख लीजिएगा कि जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका। हमारी जो जीवन की सबसे कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। दूसरी अगर बात करें इसका अध्ययन, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा अगर आपसे कह दिया जाए इस कोशिका की सबसे पहले खोज किसने की थी? तो सबसे पहले खोज की थी 1665 में। कब? 1665 में इसकी खोज की थी किसने? रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। अच्छा, इन्होंने जो खोज की थी, जिस कोशिका की खोज की थी, ये कैसी कोशिका थी? ये मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका की खोज की थी। अच्छा, ये मृत कोशिका थी किसकी? इन्होंने 1665 में रॉबर्ट हुक ने जो मृत कोशिका की खोज की थी, वो किस चीज़ की थी? वो किसकी थी? वो कार्क की कोशिका थी। किसमें? कार्क में। इस कोशिका की खोज कहाँ पे की थी? कार्क में की थी। दूसरी चीज, अच्छा, जीवित कोशिका की खोज की बात करें, जीवित कोशिका की खोज किसने की? जीवित कोशिका की खोज की बात करते हैं तो जीवित कोशिका की खोज 1674 में किसने? 1674 में किसने की? आंसर कमेंट कीजिए जरा। कौन? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अच्छा, इन्होंने ये जो जीवित कोशिका की खोज की थी, ये जीवित कोशिका की खोज किसमें की थी?
इन्होंने जीवित कोशिका की कुल किस्में की थी? शैवाल स्पैरोगेरा। किसमें? शैवाल स्पैरोगेरा। ठीक, ये चीज़ भी आपको याद रखना। अच्छा, ये एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ जो हैं, इनसे आपको एक चीज़ याद रखनी, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक, कितना क्लियर है? इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक, इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अच्छा, अब अगर थोड़ी सी और बात करें, जो ये कोशिका की बात कर रहे हैं, तो बताइए ज़रा सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करें सबसे लंबी कोशिका किसकी? सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? सबसे लंबी कोशिका। आपसे पूछ दिया जाए सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका जो होती है, आपसे पूछ दिया जाए आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, ये आपसे पूछ दिया जाए। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? अच्छा, प्लेटलेट्स जो होती हैं, इनका जीवन काल कितना होता है? आपसे ये पूछ दिया जाए, बताइए ज़रा, जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं, इनका जीवन काल कितना होता है? ये आपको बताना है। देखिए, अगर हम बात करें सबसे लंबी कोशिका की, तो सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र की होती है। किसकी? तंत्रिका तंत्र की। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र की। और सबसे बड़ी कोशिका कहा जाए तो शुतुरमुर्ग के अंडे की, ऑस्ट्रिच एग जो होता है, शुतुरमुर्ग के अंडे की। ठीक, अच्छा, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। और अगर कितना? 120 दिन। और अगर प्लेटलेट्स का जीवन काल बात करें तो 7 से 10 दिन। कितना होता है? 7 से 10 दिन होता है। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें, इसके अलावा अगर पूछ दिया जाए जो 1838-39 में, कब? 1838-39 में एक कोशिका सिद्धांत दिया था। कौन सा था? कोशिका सिद्धांत। ये बताइए ज़रा, किसने दिया था? 1838-39 में कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत बताइए ज़रा, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? इसमें दो वैज्ञानिक शामिल थे। दो वैज्ञानिक इसमें शामिल थे। उन दो वैज्ञानिकों के नाम बताइए। दो वैज्ञानिक इसमें शामिल थे, कोशिका सिद्धांत दिया था जिन्होंने, लेकिन वो क्या हो गए थे? असफल हो गए थे। उन्होंने सिद्धांत तो दे दिया, लेकिन ये बताने में सफल नहीं हो पाया कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है, कहाँ होता है, ये चीज़ बता नहीं पाए थे। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत दिया था कौन? मैथियस स्क्लेटन। कौन? मैथियस स्क्लेटन। कौन? मैथियस स्क्लेटन। इन्होंने, और कौन? एक दूसरे वैज्ञानिक कौन थे? दूसरे वैज्ञानिक का नाम था थियोडर स्वान। नाम था थियोडर स्वान। अच्छा, इन दोनों से एक चीज़ याद रखिएगा, इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने जो कोशिका सिद्धांत में दिया था, इन्होंने बताया था कि जो सभी पौधे जो होते हैं, सभी पौधों की कोशिका जो होती हैं, सभी पौधों की कोशिकाओं में क्या होते हैं? सभी पौधे एक तरह से, इन्होंने सीधा सीधा बता दिया था, सभी पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं। क्या? सभी पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं। इन्होंने कहा था। और थियोडर स्वान ने कहा क्या था? थियोडर स्वान ने कहा था कि सभी जंतु कोशिकाओं के से बने होते हैं। इन्होंने बताया था सभी जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं। सभी जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक, ये चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा बात कीजिए, जो हमारी कोशिकाएं होती हैं मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं?
दो प्रकार की होती हैं। अगर हम कोशिकाओं के प्रकार की बात करें, कोशिकाएं जो होती हैं इनके प्रकारों की बात करें तो प्रकार इनके कितने होते हैं? प्रकार इनके दो होते हैं। कितने? दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्रोकैरियोटिक। कौन सा? एक होता है प्रोकैरियोटिक। कौन सा? एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है यूकैरियोटिक। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? इतना क्लियर हो गया? अच्छा, अब अगर इसके ऑप्शन की बात करें, इसमें बताइए ज़रा माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। इसमें अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? इसने माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें, इसकी खोज किसने की? इसकी खोज हर्टमान ने की। किसने? हर्टमान ने की। कब की थी? 1886 ईस्वी में की थी। कब? 1886 ईस्वी में की थी। दूसरी चीज़, अगर इसी खोज के अलावा इसी माइटोकॉन्ड्रिया से बात की जाए, इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? तो आपको नाम याद रखना है, किसने दिया था? किसने इसका नामकरण? इसका नामकरण किसने किया था? नामकरण इसका किसने किया था? बेंडर नाम के वैज्ञानिक थे, जीव वैज्ञानिक थे, उन्होंने। किसने नामकरण किसने किया था? बेंडर ने किया था। दूसरी चीज़ अगर आपसे पूछ दिया जाए, दूसरी चीज़ आपसे अगर पूछी जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का श्वसन स्थल कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? कोशिका का श्वसन स्थल कहा जाता है। दूसरी चीज़ इसे क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है। कोशिका का क्या कहा जाता है? कोशिका का शक्ति केंद्र। कोशिका का शक्ति केंद्र भी इसी को माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल। क्या? पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक, ये चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए। ये चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, न्यूक्लियस से बात करें, इसकी खोज किसने की थी? न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, इसकी खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। इसकी खोज की बात करें, खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और अगर इसके काम की पूछा जाए, ये काम क्या करता है? न्यूक्लियस जो होता है इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य क्या होता है? न्यूक्लियस यानी कि जो हमारा केंद्रक होता है, न्यूक्लियस जो हमारा केंद्रक होता है, इसका काम क्या होता है? कोशिकाओं का प्रबंधन करना। कोशिकाओं का प्रबंधक होता है क्या? कोशिकाओं का प्रबंधक होता है। क्या? कोशिकाओं का प्रबंधक। ठीक, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? राइट आंसर आपको क्वेश्चन का मिल चुका होगा। क्या होता है? साइक्लोस्केलेटन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं ज़रा आगे, या फिर आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी और चीज़ें देख लेते हैं। इसी से थोड़ी और इसी से चीज़ें देख लेते हैं, आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट पड़ जाएंगी। आपको बताना है, ज़रा बताइए। ज़रा नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, तब देखते हैं इसको। आपको कुछ पूछी हुई चीज़ें पूछी हुई हैं, जैसे पूछ लिया जाए आपसे, बताइए हम जब अध्ययन करते हैं तो आपको अभी बता चुके जो हमारा साइटोलॉजी होता है। साइटोलॉजी का मतलब क्या है? साइटोलॉजी यानी कि कोशिका का अध्ययन। क्या है? कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन, स्टडी ऑफ सेल्स, अध्ययन हो गया। अगर आपसे पूछ दिया जाए, बताइए ज़रा हिस्टोलॉजी क्या होता है? हिस्टोलॉजी आपसे अगर पूछ दिया जाए तो बताइए हिस्टोलॉजी क्या होता है? इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी क्या होता है? इसके अलावा आपसे पूछ दिया जाए फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है मॉलिक्यूलर, आपसे पूछा जाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आपसे पूछा जा सकता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होता है। अब ज़रा देखिए, अगर हम बात करें हिस्टोलॉजी क्या होता है? ये ऊतकों का अध्ययन है, टिश्यूज़ का अध्ययन। क्या होता है? स्टडी ऑफ टिश्यूज़। क्या? ऊतकों का अध्ययन। ऊतकों का अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ टिश्यूज़ को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। अगर एनाटॉमी की बात करें तो ये क्या? शरीर की संरचना का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। क्या? शरीर की संरचना, शरीर की संरचना का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। और अगर बात करें फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी के अंतर्गत शरीर की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किसका? शरीर की
क्रियाओं का अध्ययन। ठीक। अच्छा, अगर हम बात करें शरीर की क्रियाओं का अंदर, और ये जो हमारा जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसमें क्या किया जाए, इसमें बेसिकली हमारा डीएनए जो होता है, डीएनए आरएनए प्रोटीन, डीएनए आरएनए प्रोटीन का क्या किया जाता है, प्रोटीन, इन सभी का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, इन सभी की स्टडी की जाती है, स्टडी ऑफ डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन। ठीक, क्या आ जाएगा, स्टडी ऑफ डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ये आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई हैं। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किशोर जनसंख्या जो है वो कितने प्रतिशत है। किशोर जनसंख्या यानी कि 0 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनकी जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है। आपके ऑप्शन दिए कुल जनसंख्या का 32.33%, दूसरा दिया है 30.76%, तीसरा दिया है 27.64% या फिर 33.54%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 30.76%। अच्छा, हम जो हमारी जनगणना हुई है 2011 की, हमारा जो जनगणना हुई है, हमारी ये जनगणना को ज़रा देख लेते हैं। जनगणना जो हुई है, जनगणना 2011 की जो सेंसस हुआ है, इसके बारे में अगर बात की जाए तो ये जनगणना से थोड़ी सी चीज़ें याद रखिएगा। ये क्या थी, ये हमारी 15वीं जनगणना थी, और स्वतंत्र भारत की देखी जाए तो 7वीं जनगणना। कौन सी, ये कौन सी थी, 15वीं जनगणना थी, 15th जनगणना थी। और अगर स्वतंत्र भारत की देखी जाए या फिर स्वतंत्र भारत की 7वीं, स्वतंत्र भारत की 7वीं थी। ठीक। अच्छा, अगर इससे बात की जाए, इसमें इसका शुभंकर क्या था, इसका अगर शुभंकर पूछ दिया जाए तो इसका शुभंकर अगर पूछा जाए क्या था, प्रगणक, क्या था, शिक्षिका, प्रगणक शिक्षिका, प्रगणक शिक्षिका। और इसका जो मोटो था, इसका जो आदर्श वाक्य था, इसका जो मोटो था, इसका आदर्श वाक्य, इसका आदर्श वाक्य क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारा भविष्य। ये भी आपको याद रखना है। क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अच्छा, इससे और चीज़ें आपसे पूछ दी जाए, इससे आपसे पूछा जाए कि इसकी कुल जनसंख्या, इसके हिसाब से कुल जनसंख्या कितनी थी भारत की, कुल जनसंख्या इसके हिसाब से जो कुल जनसंख्या है, उस कुल जनसंख्या में हमारी जो भारत की कुल जनसंख्या है उसमें पुरुष जो थे उनका प्रतिशत क्या था और महिलाएं जो थी उनका प्रतिशत क्या था। तो ज़रा देखिए, जो ये कुल जनसंख्या है इसमें अगर हम पुरुष और महिलाओं की बात करें, पुरुषों की और महिलाओं की बात करें तो पुरुष की कुल जनसंख्या कितनी प्रतिशत थी, पुरुष की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत थी, 51.47% थी। कितनी, 51.47% थी। और महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी थी, 48.53%। कितनी, 48.53%। अच्छा, अगर इसकी बात करें, इसमें जनसंख्या के बारे में जब देखते हैं तो सब में क्या होता है, सब में थोड़ी बहुत ही वृद्धि हो, थोड़ी बहुत ही बढ़े। लेकिन क्या हुआ था, एक हमारा राज्य था नागालैंड, उसमें क्या हुआ था, 10 की वृद्धि जो उसकी थी, जो 2001 से 2011 के बीच में उसमें जो जनसंख्या वृद्धि हुई है वो धनात्मक न होकर प्लस न होने के बजाय माइनस हो गई थी। कितनी, 0.6%। तो अगर नागालैंड की 10 की वृद्धि की बात करें, नागालैंड की 10 की वृद्धि की बात करें, 10 की वृद्धि दर की बात करते हैं, वृद्धि दर जो थी वो कैसी थी, माइनस का 0.6% थी। कितनी थी, माइनस में थी, ऋणात्मक थी, मतलब वहाँ की जनसंख्या बढ़ने के बजाय कम हुई थी। दूसरी चीज़ अगर बात करें, इसमें जो हमारी जनसंख्या के हिसाब से शिशु लिंगानुपात कितना था, शिशु लिंगानुपात, इसके अनुसार शिशु लिंगानुपात कितना था, 943। कितना था, शिशु लिंगानुपात का मतलब कितना हुआ, 0 से 6 वर्ष। कितना, 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका लिंगानुपात कितना था, उनका लिंगानुपात था 918। कितना था, 918। और ऐसे लिंगानुपात की बात करें, ऐसे अगर लिंगानुपात की बात करें तो भारत का लिंगानुपात कितना है, सेक्स रेशियो कितना आ जाएगा, लिंगानुपात
तो लिंगानुपात कितना है, 943 है। कितना है, 943 है। ये चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए, ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। कितनी है, 943 है। अच्छा, जब हम साक्षरता की बात करते हैं 2011 की जनगणना के हिसाब से, अगर हम साक्षरता की बात करें, सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन सा निकल के आता है, केरल आ जाता है। अगर हम साक्षरता की बात करें, पहले तो साक्षरता ऐसे सिंपली देखते हैं। साक्षरता जो है, साक्षरता के हिसाब से इसमें जो साक्षरता में जो पुरुष हैं उनकी साक्षरता कितनी है, पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं, और उसमें से जो हमारी महिलाएं हैं, महिलाएं जो हैं, महिलाओं की साक्षरता दर अगर पूछ दी जाए तो पुरुष की साक्षरता दर कितनी है, पुरुष की साक्षरता दर आ जाएगी कितनी, 82 पॉइंट। कुल साक्षरता आपसे पूछ दी जाए तो याद रखना 73% है। कितनी, 73%। अगर उन 73% में से जो पुरुषों की जो साक्षरता दर है कितनी, 82.14% है। कितनी, 82.14% है। और महिलाओं की साक्षरता दर आपसे पूछी जाए तो 65.46। कितनी, 65.46%। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज़ अगर बात करें, जो ग्रामीण जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन सा है और सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा, कौन सा, ग्रामीण जनसंख्या में, ग्रामीण या फिर ग्रामीण क्षेत्र में राज्यों की साक्षरता, राज्यों की साक्षरता, किसकी साक्षरता सबसे अधिक है और किसकी कम साक्षरता, तो आपको बताना है सर्वाधिक किसकी है, सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है, और सर्वाधिक साक्षर और न्यूनतम साक्षर राज्य कौन सा है, न्यूनतम साक्षर राज्य कौन सा है, ये चीज़ आपको बताना है। बताइए ज़रा, ग्रामीण क्षेत्र में जो राज्यों की साक्षरता है उसमें सबसे साक्षर राज्य कौन सा है और सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है सबसे साक्षर राज्य कौन सा है, सर्वाधिक कौन सा है, केरल आ जाता है। सर्वाधिक कौन सा आ जाता है, केरल आ जाता है। और न्यूनतम वाले में अगर देखेंगे तो हमारा कौन सा आ जाता है, आंध्र प्रदेश आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक, कौन सा आ जाएगा, आंध्र प्रदेश। अच्छा, अगर हम केरल की बात करते हैं तो केरल की साक्षरता कितनी है, केरल की साक्षरता हमारी पूछी जाए तो कितनी है, 93% है। और इसकी कितनी है, 60.4%। कितनी, 60.4%। ठीक, इतना क्लियर है। अच्छा, शहरी क्षेत्र में अगर हम देखें, शहरी क्षेत्र में साक्षरता की बात करें, शहरी क्षेत्र में साक्षरता की, शहरी क्षेत्र में साक्षरता की अगर हम बात कर लेते हैं, शहरी क्षेत्र में साक्षरता की बात करें तो शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक कहाँ की है, सर्वाधिक साक्षरता में तो हमारा कौन सा, केरल ही आ जाएगा। आप यहाँ पे केवल न्यूनतम लिख लीजिए, कौन सा, केवल न्यूनतम कर लीजिए, कौन सा, न्यूनतम। और शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता अगर आपसे पूछ दी जाए तो न्यूनतम साक्षरता कहाँ की है, कहाँ की, यूपी। कहाँ की है, यूपी, उत्तर प्रदेश की है। और कितनी प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, तो 75.1%। कितनी, 75.1% है। इसके अलावा अगर पूछ दिया जाए हमारी जनगणना जो हुई है 2011 की, इसमें SC यानी कि अनुसूचित जाति जो है हमारी SC, इसकी ये कितने प्रतिशत है, अनुसूचित, भारत में अनुसूचित जाति कितने प्रतिशत है, आपसे पूछ दिया जाए, आपसे पूछा जाए ST कितने हैं, थोड़ी सी जगह छोड़ लेते, लिंगानुपात भी यहीं पर करा देते हैं। अगर ST पूछ दिया जाए यानी कि अनुसूचित जनजाति जो है, अनुसूचित जनजाति की अगर बात करें, अनुसूचित जनजाति की बात करें, देखिए अगर हम SC की बात करते हैं, इसकी जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो इसकी कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 16.6% है। कितनी, 16.6%। और SC जो अनुसूचित जाति है, SC अनुसूचित जाति है, इसका अगर लिंगानुपात की बात करें कितना है, इसका लिंगानुपात अगर आपसे बात करें कितना है, लिंगानुपात कितना है, 945 है। कितना है, 945 है। और इसके अलावा अगर इसकी लिंगानुपात की, अगर इसकी 10 की वृद्धि की बात करें, 10 की दर की बात करें, 2001 से 2011 तक की जो इसकी 10 की दर है वो कितने प्रतिशत है, 10 की वृद्धि दर कितनी है, 20.8%। कितनी, 20.8% इसकी वृद्धि दर है। अगर अनुसूचित जाति की बात करें, अनुसूचित जनजाति की बात करें, शेड्यूल्ड
ट्राइब की बात करें तो इसकी भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, इसकी याद रखिएगा कितना है, 8.6%। कितना, 8.6%। कुल जनसंख्या का 8.6% है। इसका अगर हम लिंगानुपात की बात करें, इसका लिंगानुपात कितना है, इसका लिंगानुपात कितना है, और इसकी 10 की दर वृद्धि दर क्या है, इसकी जो 10 की दर है वो क्या है। अगर देखिए लिंगानुपात की बात करते हैं, इसकी लिंगानुपात कितना है, 990 है, और इसकी 10 की दर कितनी है, 23.7%। कितनी, 23.7%। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर हम भारत में कुल नगरीय जनसंख्या की बात करें, भारत की कुल नगरीय जनसंख्या जो है, नगरीय जनसंख्या जितनी शहर में रहती है, नगरीय जनसंख्या कितनी है और शहरी ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। भारत की कुल जनसंख्या में जो है नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या की अगर बात करें तो नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या याद रखनी है कितनी। नगरीय जनसंख्या की अगर बात करें, नगरीय जनसंख्या कितनी, 31.2% है। कुल जनसंख्या का कितना, 31.2% जो है वो शहरों में रहता है। और जो ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो कुल जनसंख्या का कितना बाकी बचा हुआ, यानी कि 68.8% जो है वो कहाँ पे, गाँव में, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है, कितना क्लियर है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं इसी से। अब देखिए अगर हम बात करें इसी 2011 की जो जनगणना हुई थी, जो हमारा सेंसस 2011 है, सेंसस 2011 जो है, इसके अंदर अगर हम जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या की, यानी कि अगर पॉपुलेशन के बारे में ज़रा सा देख लें, पॉपुलेशन के बारे में ज़रा सा यहाँ पे देख लें, तो आपको याद रखना है क्या, आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे याद रखनी होंगी कि जो सर्वाधिक किन राज्यों की जनसंख्या, किन राज्यों की जनसंख्या सर्वाधिक है, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत किस राज्य में रहता है। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले कौन सा आ जाता है, सबसे पहले सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश है। कौन सा, यूपी है। पूरे भारत की कुल जनसंख्या का कितना, 16.51% यहाँ पर निवास करती है। भारत की कुल जनसंख्या का कितना, 16.51% उत्तर प्रदेश में। दूसरी चीज़ अगर बात करें, इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आ जाता है, इसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका महाराष्ट्र। कौन सा, महाराष्ट्र। यहाँ पर अगर बात करें भारत की कुल जनसंख्या का कितनी जनसंख्या निवास करती है, भारत की कुल का जनसंख्या का 9.28% कितनी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बाद आ जाता है, महाराष्ट्र के बाद अगर बात करें तो तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका कौन सा, बिहार आ जाता है। बिहार आ जाता है, यहाँ पर कितनी है, 8.6%। अभी 2027 की जनगणना जो होने वाली है उसके हिसाब से आपका ये डाटा जो है वो क्या होगा, वो चेंज हो सकता है। ये हम 2011 की जनगणना के हिसाब से करते हुए चलें, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, बिहार की जनगणना के बाद चौथे नंबर पे किस राज्य की जनगणना आती है, कुल जनगणना, पश्चिम बंगाल आ जाती है। और पश्चिम बंगाल में भारत की कुल जनसंख्या का कितना, 7.54% निवास करते हैं। इसके अलावा पाँचवें नंबर पे कौन सा आ जाता है, आंध्र प्रदेश आ जाएगा। कौन सा, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत यहाँ निवास करता है, तो 6.99%। ठीक, कितना, 6.99% कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में निवास करते हैं। कितना क्लियर है, कितना क्लियर है। अच्छा, न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों की बात करें तो सर्वाधिक वाले तो अगर हम न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है, तो सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है, सिक्किम की। सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है, सिक्किम की है। कितनी है, 0.05%। इससे भी कम हमारे 4 यूनियन टेरिटरीज, 4 केंद्र शासित प्रदेशों की है, उनको भी हम यहाँ पे अभी साथ में कर लेंगे। तो 0.05 इसकी हो गई। इसके अलावा उसके बाद इससे थोड़ी सी ज़्यादा कहाँ की है, मिज़ोरम की। मिज़ोरम की कितनी है, 0.09%। कितनी, 0.09%। मिज़ोरम के बाद कौन सा आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा, अरुणाचल प्रदेश आ जाता है आपका। अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या कितनी है, अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या 0.11% है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बाद आ जाता है आपका गोवा। गोवा जो कि अगर हम राज्य के क्षेत्रफल के हिसाब से देखें, भारत में जो राज्यों के क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो सिक्किम, ये जो गोवा जो है सबसे छोटा राज्य पड़ जाता है, लेकिन इसकी जो जनसंख्या है वो भी सिक्किम और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश से क्या है, ज़्यादा है। तो गोवा की जनसंख्या की बात करें, वहाँ पर जो जनसंख्या है कितनी है, 0.12% है। कितनी, 0.12%। और उसके अलावा जो नागालैंड आ जाता है, नागालैंड,
यहाँ पर कितनी जनसंख्या है, यहाँ की जनसंख्या 0.16%। ठीक, ये 5 राज्य आपको याद रखने हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अच्छा, सिक्किम से कम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो लिख लीजिएगा सिक्किम से कम जनसंख्या वाले जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, वो कुल कितनी है? 4 है। वो कुल कितनी है? 4 है। ठीक, देखिए अगर हम बात करें इससे कम जनसंख्या वाले में कौन कौन सा आ जाता है? अंडमान एंड निकोबार आ जाएगा। कौन सा? अंडमान एंड निकोबार आ जाता है। दमन दीव आ जाएगा, दमन और दीव आ जाते हैं। इसके अलावा दादर और नागर हवेली आ जाएगा, दादर एंड नागर हवेली, नागर हवेली। इसके अलावा एक और आ जाता है, कौन सा? लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप। ठीक, ये आपको याद रखने हो गया। अंडमान निकोबार आ रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको सारे नोट करते रहना है। आप कॉपी पेन लेकर जब बैठ के साथ में नोट करते हैं, अगर हम इस पे बोर्ड पे साथ में लिखते चल रहे हैं तो आप भी साथ में लिख सकते हैं। आपको कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ, अगर आप साथ में लिखते हैं तो आप जितना पढ़ के, जितना देख के आपके समझ में आता है, उससे 3 गुना ज़्यादा आपको लिखने से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो आपको केवल लिख के रखना है। रात में आपको सोने से पहले केवल एक बार उसको पढ़ लेते हैं तो वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। ज़्यादा वेट और उसको वीकली आप रिवीजन करते रहें। अब ये चीज़ें भूलेंगे नहीं, क्योंकि जीके जीएस ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप रटने की कोशिश कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा सिलेबस होता है कि आप कभी रट ही नहीं सकते उसको। तो आपको क्या करना है, केवल उसको पढ़ते रहिए, उसको केवल स्कैन टेक्निक का प्रयोग करिए, उसको बार बार एक बार अच्छे से याद करना है, आपको एक बार पढ़ लेना है और उसको केवल हर वीक में या फिर वीक में 2 बार क्या करना है, उसको एक बार कभी भी टाइम निकाल के उसको पढ़ते रहना है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन पूछा गया है, जिन्ना उनकी सफलताएं, असफलताएं और इतिहास में उनकी भूमिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? आपके ऑप्शन दिए एच.एम. सिरवई हैं, इश्तियाक अहमद हैं, मौलाना आज़ाद हैं और रफ़ीक ज़कारिया हैं। देखिए, अगर हम जिन्ना उनकी सफलताएं, असफलताएं और इतिहास में उनकी भूमिका पुस्तक की बात करते हैं तो इसके लेखक कौन है? इश्तियाक अहमद है। अच्छा, कुछ प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखकों को हम एक साथ यहाँ पे लेकर चलते हैं और साथ में उसको लिख लेते हैं। देखिए, अगर हम विष्णु शर्मा की बात करते हैं, पहले हम इतिहास से उठा के सारे एक पास से ले चल रहे हैं। विष्णु शर्मा, आपको जैसा कि पता है हम सारे बेसिक से लेकर चल रहे हैं। विष्णु शर्मा की पुस्तक कौन सी है? विष्णु शर्मा से पूछी जाने वाली पुस्तक है पंचतंत्र। कौन सी? पंचतंत्र पूछी जाती है। इसके अलावा रसखान, रसखान से कौन सी पूछी जाती है? प्रेम वाटिका। कौन सी? प्रेम वाटिका पूछी जाती है। रसखान के बाद आ जाते हैं कौन से? रसखान के बाद कौन से आ जाते हैं? रसखान के बाद आ जाते हैं शूद्रक, उनकी पुस्तक पूछी जाती है मृच्छकटिकम। कौन सी? सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स को लिए जिनकी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। शूद्रक, इनसे पुस्तक पूछी जाती है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम का मतलब क्या है? मिट्टी की खिलौना गाड़ी। क्या है? मिट्टी की खिलौना गाड़ी, खिलौना गाड़ी। अच्छा, और कौन सी पूछी जाती है शूद्रक के अलावा? और कौन सी? इसके अलावा वात्स्यायन की एक पुस्तक पूछी जाती है, वात्स्यायन। वात्स्यायन की कौन सी पूछी जाती है? कामसूत्र। कौन सी? कामसूत्र पुस्तक पूछी जाती है। इसके अलावा आपसे प्लिनी की पुस्तक याद रखनी है। प्लिनी की पुस्तक पूछी जाती है कौन सी? नेचुरल हिस्ट्री। कौन सी? नेचुरल हिस्ट्री बुक इनकी पूछी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें अश्वघोष की, कौन सी? अश्वघोष की एक पुस्तक पूछी जाती है। और अश्वघोष की पुस्तक कौन सी पूछी जाती है? अश्वघोष की पुस्तक पूछी जाती है बुद्धचरित्र। कौन सी? बुद्धचरित्र। कौन सी? बुद्धचरित्र पूछी जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें बाणभट्ट की पुस्तक पूछी जाती है। बाणभट्ट की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? कादम्बरी। क्या है? कादम्बरी। क्लियर दिख रहा है? कुछ कट तो नहीं रहे? क्लियर दिख रहा है? कुछ कट तो नहीं रहे? कितना क्लियर है? कितना क्लियर है?
कौन कौन सी होगी, देखिए ज़रा। अगर हम विष्णु शर्मा की बात करें, इनसे कौन सी पुस्तक पूछी जाती है, पंचतंत्र पूछी जाती है। रसखान से कौन सी, प्रेम वाटिका। शूद्रक से याद रखें मृच्छकटकम, जिसका मतलब होता है मिट्टी की खिलौना गाड़ी। इसके अलावा वात्स्यायन की कामसूत्र पुस्तक पूछी जाती है। प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक पूछी जाती है। अश्वघोष की कौन सी आ जाती है, बुद्धचरित आ जाती है। और बाणभट्ट की कौन सी आ जाती है, कादम्बरी आ जाती है। इसके अलावा देखिए ज़रा और कौन सी, और भी थोड़ी सी पुस्तकें ले लेते हैं, और भी थोड़ी सी यहाँ पे पुस्तकें ले लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट पड़ेंगी। देखिए यहाँ पे और ज़रा ले लेते हैं, यहाँ पर हमने ले लेते हैं अमर सिंह की एक पुस्तक पूछी जाती है। अमर सिंह से कौन सी पुस्तक पूछी जाती है, अमरकोश। कौन सी, अमरकोश। ठीक, इनसे कौन सी, अमरकोश पूछी जाती है। अगर फिरदौसी की पूछ दिया जाए, अगर हम फिरदौसी की पूछ दें, फिरदौसी की कौन सी पुस्तक पूछी जाती है, फिरदौसी की शाहनामा पूछी जाती है। कौन सी, शाहनामा पूछी जाती है। इसके अलावा कौन सी, सूरदास का याद रखना है, सूरदास से पूछी जाने वाली पुस्तक कौन सी है, सूरसागर और साहित्य लहरी। कौन सी, सूरसागर और साहित्य लहरी। कौन सी, सूरसागर और साहित्य लहरी। इसके अलावा आपको याद रखनी है, सूरदास के अलावा और किसकी पूछी जाती है, गुलबदन बेगम की पूछी जाती है। कौन सी, गुलबदन बेगम की पूछी जाती है। पुस्तक का नाम क्या है, काफ़ी बार पेपर में पूछी गई, इस पर इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिए। गुलबदन बेगम की कौन सी पूछी जाती है, हुमायूंनामा। कौन सी, हुमायूंनामा। इसके अलावा कल्हड़ की पूछी जाती है, कल्हड़ की पुस्तक पूछी जाती है, क्या नाम है उसका, राजतरंगिणी। कौन सी, राजतरंगिणी। ठीक, कल्हड़ की कौन सी पुस्तक पूछी जाती है, राजतरंगी पूछी जाती है। इसके अलावा चाणक्य की याद रखें, तो चाणक्य का आपको अर्थशास्त्र याद रखना है। चाणक्य, इनका विश्वगुप्त भी मिल सकता है, कौटिल्य नाम भी मिल सकता है। तो चाणक्य की कौन सी पूछी जाती है, अर्थशास्त्र पूछी जाती है। किस पे, राजनीति पे आधारित पुस्तक है। लेकिन अगर अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, धन का विज्ञान। इसका मतलब क्या हो जाता है, धन का विज्ञान। अभी इसको हम आगे प्रैक्टिस सेट्स में करते रहेंगे। अच्छा, चाणक्य के बाद अगर आपसे पूछा जाए, चाणक्य के अलावा किससे पूछी जाती है, कालिदास की पूछी जाती है। कालिदास, बताइए ज़रा, कालिदास किसके दरबार के कवि थे, किसके दरबारी कवि थे, आपको बताना है ज़रा। कालिदास, इनसे पूछी जाती कुमार संभवम। कौन सी पुस्तक पूछी जाती, कुमार संभवम। कौन सी, कुमार संभवम पूछी जाती है। और कौन से, रघुवंशम पूछी जाती है। कौन सी, रघुवंशम पूछी जाती है। इसके अलावा कुमार संभवम, रघुवंशम और कौन सी, अभिज्ञान शाकुंतलम पूछी जाती है। अभिज्ञान शाकुंतलम पूछी जाती है। और कौन सी पूछी जाती है, और कौन सी इनसे पूछी जाती है, इनसे एक और पूछी जाती है, मेघदूत। कौन सी, मेघदूत। ये इनकी पुस्तकें हैं जो इनसे पूछी जाती है। अच्छा, कालिदास के अलावा आपको जयदेव की याद रखनी है। जयदेव की पुस्तक एक पूछी जाती है। जयदेव की पुस्तक का नाम क्या है, गीत गोविंद। क्या नाम है, गीत गोविंद। इसके अलावा आपको याद रखना है, भवभूति की पुस्तक पूछी जाती है। भवभूति की पुस्तक कौन सी, मालती माधव। कौन सी, मालती माधव। देखते रहिएगा, अगर कहीं गलत हो रहा है तो हम बोलते जा रहे हैं, आप उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, अगर लिखने में कहीं गलत हो जा रहा है तो हम साथ में बोल भी रहे हैं, आप उसको सुनकर लिख सकते हैं। कौन सी, भवभूत की उनकी कौन सी, मालती माधव। और उत्तर रामचरित। कौन सी, उत्तर रामचरित। इसके अलावा आपको याद रखना है किसकी, पृथ्वीराज रासो की। किसकी, चंद्रबरदाई की एक पुस्तक याद रखेंगे, चंद्रबरदाई की कौन सी, पृथ्वीराज रासो। ये पृथ्वीराज चौहान पर आधारित पुस्तक है, पृथ्वीराज रासो। ठीक, इसके अलावा आपको याद रखना है, नीरज चंद्र चौधरी जो हैं, इनकी काफ़ी बार पुस्तक पूछी गई है। नीरज चंद्र चौधरी, इनकी पुस्तकें अब तक बहुत बार पूछी जा चुकी हैं। कौन कौन सी इनकी पुस्तकें हैं, नीरज चंद्र चौधरी जो हैं,
इनकी पुस्तकों के नाम अब तक काफ़ी बार पूछे गए हैं। कौन कौन सी है? हिंदुइज्म है, पुस्तक का नाम क्या है? हिंदुइज्म है। इसके अलावा पैसेज टू इंग्लैंड है, पैसेज टू इंग्लैंड है, पैसेज टू इंग्लैंड है। इसके अलावा कौन सी? ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया। क्या है? ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया। कौन सी है? ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया। एक और इनसे पुस्तक पूछी जाती है, कल्चर इन द वैनिटी बैग। कौन सा? कल्चर इन द, क्या हो रहा है? कल्चर इन द वैनिटी बैग। ठीक, ये पुस्तक भी इनकी याद रखें, ये बुक इनकी याद रखें, ये काफ़ी पूछी गई बुक है। इसके अलावा अभी हम अगर बात करें मैथिली शरण गुप्त की, इसकी अगर हम मैथिली शरण गुप्त की बात करें, मैथिली शरण गुप्त, तो मैथिली शरण गुप्त से पुस्तक पूछी जाती है कौन सी? भारत भारती। कौन सी? भारत भारती। कौन सी? भारत भारती पुस्तक इनसे पूछी जाती है, ये आपको याद रखनी। कौन कौन सी होगी? अमर सिंह की कौन सी है? अमरकोश है। फिरदौसी की कौन सी है? शाहनामा है। सूरदास की सूरसागर और साहित्य लहरी है। गुलबदन बेगम की हुमायूंनामा है। कल्लड़ की राजतंगड़ी है। चाणक्य की अर्थशास्त्र है। कालिदास की है कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत। इसके अलावा जयदेव की बात करें, गीत गोविंद है और भवभूत की मालती माधव है और उत्तर रामचरित है। चंद्रवरदाई की पूछी जाती है कौन? पृथ्वीराज दासो। नीरज चंद्र चौधरी की पूछी जाती है कौन सी? हिंदुइज्म, पैसेज टू इंग्लैंड, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया और कल्चर इन द वैनिटी बैग। इसके अलावा कौन सी? इसके अलावा मैथिली शरण गुप्त की भारत भारतीय पुस्तक पूछी जाती है। ठीक, अब थोड़ी सी और एक दो लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए ज़रा, अमृता प्रीतम आ जाती हैं। अमृता प्रीतम से पूछी जाती है, लीजिएगा अमृता प्रीतम। इनसे दो बुकें इनकी जो है वो काफ़ी पूछी जाती है। कौन सी? एक है कागज़ ते कैनवास पूछी जाती है, एक कागज़ ते कैनवास, और एक पूछी जाती है 49 डेज। कौन सी? 49 डेज। ठीक, कौन सी? कागज़ ते कैनवास और 49 डेज। इसके अलावा अगर बात करें खुशवंत सिंह की, इसके अलावा खुशवंत सिंह को याद रखना है। कौन? खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह की कौन सी पुस्तक पूछी जाती है? इनसे पूछी जाती है इंदिरा गांधी रिटर्न। कौन सी? इंदिरा गांधी रिटर्न, और एक पूछी जाती है इनसे ट्रेन टू पाकिस्तान। कौन सी? ट्रेन टू पाकिस्तान। कौन सी? ट्रेन टू पाकिस्तान। ब्यूरियल एट सी। कौन सी? ब्यूरियल एट सी। ठीक, इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए वेद व्यास का के बारे में पूछ दिया जाए आपसे, किसका? वेद व्यास। वेद व्यास से कौन सी पूछी जाती? महाभारत। कौन सी? महाभारत पूछी जाती। इसके अलावा भगवत गीता भी पूछी जाती है, तो ये आपको याद रखनी है। कौन सी? भगवत गीता। ठीक, इसके अलावा अगर बात करें इंदिरा गांधी की पुस्तकें पूछी जाती हैं। इंदिरा गांधी की बुक्स पूछी जाती हैं। कौन कौन सी? इंदिरा गांधी की याद रखिएगा इटर्नल इंडिया। कौन सी? इटर्नल इंडिया, और एक इनसे पूछी जाती है माई ट्रुथ। कौन सी? माई ट्रुथ। इंदिरा गांधी के अलावा अगर बात करें अरविंद घोष की पूछी जाती है। किसकी? अरविंद घोष की बुक पूछी जाती है। अरविंद घोष की बुक का नाम क्या है? इनकी बुक का नाम है लाइफ डिवाइन। क्या नाम है?
लाइफ डिवाइन। इसके अलावा इनकी एक और बुक है एसेज ऑन गीता। कौन सी? एसेज ऑन गीता। ठीक, ये भी इनसे याद रखना। और एक याद रखिएगा नयनतारा सहगल की। कौन सी? इसकी नयनतारा सहगल की। नयनतारा सहगल की इनसे पूछी जाती है ए वॉइस ऑफ फ्रीडम। कौन सी? ए वॉइस ऑफ फ्रीडम। ये बुक इनसे काफ़ी पूछी जाती है। ये आपको इतनी बुक्स हैं और राइटर के नाम जो आपको याद रखने हैं। आगे भी हम बुक्स और राइटर को लेते चलेंगे आगे के प्रैक्टिस सेट्स में, उसमें भी हम सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कहते रहेंगे। देखिए, आपको क्वेश्चन दिया गया है संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों का डिज़ाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया गया था। मतलब आपको बताएं संविधान जो था उसे उसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था, उसे कलाकृतियों से सजाया किसने था। आपके ऑप्शन दिए हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, श्री नंदलाल बोस, श्री कृष्ण वैद्य या फिर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अब ज़रा देखिए, अगर हम बात करें संविधान की, अगर हम संविधान की बात करते हैं तो ज़रा देखिए यहाँ पे, अगर हम संविधान की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, संविधान की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो संविधान में जानते हैं आप कितने 22 भाग हैं। अगर इसमें भाग की बात करें कितने 22 भाग हैं। इसमें कितनी अनुसूचियाँ हैं, अनुसूचियों की बात करें इसमें कितनी अनुसूचियाँ, कितने शेड्यूल हैं, तो कितने शेड्यूल हैं 12 हैं। अच्छा, मूल रूप से कितने थे, मूल रूप से कितने थे, मूल रूप से कितनी अनुसूचियाँ थी 8 थी। इसके अलावा अगर इसमें अगर अनुच्छेदों की बात करें, अनुच्छेद कितने हैं, अनुच्छेद कितने हैं 395 अनुच्छेद, कितने आर्टिकल हैं 395। अच्छा, इसी संविधान की बात करें, संविधान की बात करें, इसका डिज़ाइन, इसको डिज़ाइन जो था और इसे सजाने का काम, डिज़ाइन और सजावट का कार्य किसने किया था, इसको डिज़ाइन या सजावट का कार्य किसने किया था, ये आपको बताना है किसने किया था। तो आंसर हो जाएगा क्या, श्री नंदलाल बोस। क्या? श्री नंदलाल बोस। अच्छा, संविधान को लिखा किसने था, इसको लेखक इसके कौन थे, इसको लिखा किसने था, लिखा किसने था, तो आपको याद रखना है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इसने प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अच्छा, इसकी बात की जाए, इसको हिंदी में किसने लिखा, इसको हिंदी में लिखा, हिंदी में किसने लिखा था, इसको हिंदी में किसने लिखा, इसको हिंदी में लिखा था श्री कृष्ण वैद्य ने। किसने? श्री कृष्ण वैद्य ने। ठीक। अच्छा, संविधान सभा का गठन कब हुआ, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन कब हुआ, संविधान सभा का गठन बताइए कब हुआ। संविधान सभा का गठन हुआ है कब, 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ है। और इसकी पहली बैठक की बात करें, इसकी जो पहली बैठक हुई है, पहली बैठक कब हुई थी, पहली बैठक कब हुई है, 9 दिसंबर को। कब? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। इसके अलावा अगर बात करें, ये जो पहली बैठक हुई है इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, इसके टेम्परेरी हेड कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सबसे वरिष्ठ सदस्य जो थे उन्हीं को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक, सिन्हा। इसके अलावा अगर बात करें, इसकी जो दूसरी बैठक हुई थी उसमें इसके स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। तो इसकी दूसरी बैठक कब हुई है, दूसरी बैठक की बात करें, इसकी दूसरी बैठक की बात करें तो दूसरी बैठक इसकी कब हुई थी, 11 दिसंबर को, 2 दिन बाद, 1946 को। अच्छा, इनसे अस्थायी अध्यक्ष जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, इनसे एक चीज़ याद रखिएगा, इन्होंने क्या किया था,
इन्होंने जो पत्र आए हुए थे, इन्होंने सम्मान के लिए जो पत्र भेजे गए थे दूसरे देशों से, इन्होंने उसका क्या किया था, इसको संविधान सभा में उसको पढ़ा था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। अच्छा, जो दूसरी बैठक थी इसमें इसके स्थायी अध्यक्ष बने थे, इसके स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? इसके स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके स्थायी अध्यक्ष कौन बन गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो इसकी दूसरी बैठक हुई थी उसमें। अच्छा, इसकी तीसरी बैठक कब हुई थी? इसकी जो तीसरी बैठक हुई थी, इसकी अगर हम तीसरी बैठक की बात करें संविधान की, जो थर्ड बैठक हुई है वो कब हुई है? इसकी जो तीसरी बैठक हुई है ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें क्या किया गया था, इसमें उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। इसकी तीसरी बैठक, तो इसकी तीसरी बैठक याद रखिएगा कब हुई थी? 13 दिसंबर को। कब? 13 दिसंबर 1946 को। और इसमें क्या किया गया था? इसमें जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। क्या किया था इसमें? इसमें क्या किया? जो जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ठीक, इन्होंने क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ये चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, इनके बाद अगर बात करें, हमने क्या बताया? संविधान में 22 भाग और कितनी? 12 अनुसूचियाँ हैं, मूल रूप से 8 थी। अच्छा, अनुसूचियों की बात करते हैं। जो अनुसूचियाँ हैं इसमें आपको बताना है कि पहली अनुसूची में क्या दे रखा है। पहली अनुसूची में, इसमें फर्स्ट जो पहली अनुसूची में क्या दे रखा है? पहली अनुसूची में क्या दे रखा है? दूसरी में क्या दे रखा है? तीसरी में क्या दे रखा है? चौथी अनुसूची में क्या दे रखा है? पांचवी अनुसूची में क्या दे रखा है? पांचवी अनुसूची में क्या दे रखी है? और छठी अनुसूची में क्या दे रखा है? बताइए ज़रा। अगर हम बात करें पहली अनुसूची में क्या दिया है, पहली अनुसूची में संघ और फिर भारत में जो संघ और उसके राज्य क्षेत्र उनके बारे में बताया गया कि क्या है? पहले में संघ व उनका राज्य क्षेत्र है। पहले में क्या है? संघ व उनका राज्य क्षेत्र, उनका राज्य क्षेत्र, संघ व उनका राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची जो है उसमें क्या? वेतन और भत्ते दिए गए, वेतन और भत्ते दिए गए। जो तीसरी अनुसूची है उसमें क्या दे रखा है? उसमें शपथ के बारे दे रखा है, शपथ दे रखी है, ओथ दे रखी है। इसके अलावा चौथी अनुसूची में क्या दिए गए हैं? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। क्या दे रखा है? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, सीटों का बंटवारा। पांचवी अनुसूची की बात करें तो पांचवी अनुसूची में क्या दे रखा है? अनुसूचित जाति और जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन दे रखा है। किसका? अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों का प्रशासन, जनजातियों का प्रशासन क्या दे रखा है? अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों का प्रशासन। और छठी अनुसूची की बात करें तो इसमें राज्यों का उल्लेख मिलता है। किसका किसका? इसमें असम, किसका? असम, त्रिपुरा, मिजोरम। इसमें किसका, किन राज्यों का उल्लेख मिलता है? असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी, ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी। अब देखते हैं अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन।